हाँ जी बच्चों, तो नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। और मैं फिर से आपके साथ में आ गया हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक 11th क्लास की फिजिक्स से है। और उसमें हम लोग बात कर रहे हैं आज। एक मिनट रुको यार, मैं थोड़ा सा एक बार इसको साइलेंट कर दूं और दो मैसेज ड्रॉप कर दूं ताकि मुझे अगले कुछ समय तक कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है ना। हाँ, तो यार ये भी एक काम बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और फिर हम लोग जो है आगे कर देते हैं। यार एक मिनट, तो भाई ये हो गया। चलो जी, थैंक यू। बस कुछ सेकंड का सब्र रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में। देखो यार, प्रोजेक्टाइल होता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने इसका एक शॉर्ट्स भी डाला था। तो प्रोजेक्टाइल के बारे में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये एक दो डायमेंशनल मोशन होता है, 2D मोशन होता है। इस मोशन की खासियत क्या होती है कि ये वर्टिकल प्लेन में होता है। जैसे सर्कुलर मोशन है, होता तो वो भी 2D है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो सकता है। ठीक है ना। देखो, वर्टिकल प्लेन होता है जो खड़ा हो, और हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जो लेटा हो। ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन होता है जैसे दीवार है, तो दीवार का जो जो ये आपको ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे खड़ा है आपकी नजर में। ठीक है। तो अब अगर आप इसको पे ध्यान देंगे तो ये फिजिक्स की भाषा में वर्टिकल प्लेन है, क्योंकि ये हाइट के साथ है, कुछ खड़ा है इसमें। ठीक है ना। और जो अब मान लीजिए जैसे अब आप बैठे हैं और जो आपके कमरे का फर्श है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये वर्टिकल प्लेन में होता है, यानी कि ये ऐसे हाइट के साथ रहेगा। ठीक है। होता कौन सा मोशन है ये? तो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होता है जब हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठाए और उसको वर्टिकल प्लेन में किसी भी एंगल से फेंक दें और किसी भी दिशा में फेंक दें, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा। ठीक है। इवन अगर आपने पहाड़ के ऊपर से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसको आपने हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो ये याद रखना कि प्रोजेक्टाइल एक मोशन का टाइप है। प्रोजेक्टाइल एक मोशन का टाइप है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये एक मोशन है। ठीक है। कैसा मोशन होता है ये? दो डायमेंशन मोशन होता है। कहां पर होता है? वर्टिकल प्लेन में होता है। क्या खासियत होती है कि वर्टिकल प्लेन में इसके पास, अब ये दो डायमेंशन में है तो इसके पास दो फैक्टर होंगे इसके। ठीक है। तो जो इसका वेलोसिटी है, वो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो इसकी वेलोसिटी मिलेगी वो हमेशा कांस्टेंट होती है, और जो वर्टिकल एक्सिस पे जो या वर्टिकल कंपोनेंट जो इसकी वेलोसिटी है वो वेरिएबल होती है, वो घटती बढ़ती है। और इसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, यानी कि इसकी स्पीड बढ़ेगी भी और घटेगी भी और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब। साथ में क्या है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल का इंट्रोडक्शन। तो बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं इससे आगे कि यार प्रोजेक्टाइल में हम लोग क्या क्या पढ़ाई करते हैं। देखो, प्रोजेक्टाइल को जब हम लोग पढ़ाई करेंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि यार ये कितनी तो ऊंचाई पे गया, जिसको हम लोग मैक्सिमम हाइट पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कितनी दूर गया, हम उसको बोलते हैं रेंज। उसको अपनी मैक्सिमम ऊंचाई तक जाने के लिए कितना समय लगा, उसको बोलते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है। और फिर उसको वो जहां से उसको फेंका था और जहां वो पहुंचा वहां तक इतना इतना उसको समय कितना लगा, ये जो समय है इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वो कितनी देर हवा में रहा। तो जितनी देर वो हवा में रहा उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जितनी देर या जितने समय के लिए वो जो है एक खास मोशन में रहा। ठीक है ना। फ्लाइट के मोशन में वो जो रहा उसी को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है। फिर उसके साथ में जो है इसमें इसके हम लोग देखेंगे कि ये जिस रास्ते से जाता है,
जैसा ये पाथ फॉलो करता है, जैसा ये पाथ ट्रेस करता है, उसकी शेप क्या है, तो उसकी शेप को भी हमने फोकस करना है। ठीक है, तो ये सारा काम हमने प्रोजेक्टाइल को पढ़ते हुए करना है। तो अब हम लोग सबसे पहले आपके साथ में मैं बात करूंगा प्रोजेक्टाइल, और इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो यार देखो, इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होगा कि मान लीजिए कि इस तरीके से h हाइट के ऊपर यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट फेंकी, कोई भी, मान लीजिए एक पत्थर फेंका आपने, हॉरिजॉन्टल फेंका है, उसको u वेलोसिटी आपने इस तरीके से दी, तो लेकिन कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो इस तरीके से यहां पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर। ये कितनी दूर गया, इसको हम बोलते हैं रेंज। सो दैट इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। अच्छा, कुछ समय टाइम टी के बाद ये यहां पर आ जाएगा, तो अब हमें पता है कि यहां पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसका टेंजेंट बन जाएगी u, ठीक है। ये हो जाएगा इसका u cos थीटा कंपोनेंट, और भैया ये हो जाएगा इसका u sin थीटा कंपोनेंट। इस तरीके से हम इसको जो है ले सकते हैं। ये सिर्फ आपको कंपोनेंट बताए हैं। अब देखो, ये जो cos कंपोनेंट है ना, ये तो इसको x दूरी पर यानी कि हॉरिजॉन्टली इसको लेके गया है, और यहां से यहां तक ये जो साइन कंपोनेंट है ये आपको इसको y पर आया है। हालांकि ये जो u sin थीटा ये इसका वेलोसिटी के अलोंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हमारे को पता है कि जो g की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ ही होती है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं क्या क्या है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो होता है ट्रैजेक्टरी। इसकी ट्रैजेक्टरी कैसी है? ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है कि इसके ट्रैजेक्शन, या आप ये कह लीजिए बहुत ही आसान भाषा में कि ये किस तरीके की शेप में अपने रास्ते को फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि ये किस शेप में अपने रास्ते को फॉलो करता है। तो शेप ऑफ पाथ, ठीक है। तो शेप ऑफ पाथ, ओके। अगर इस शेप ऑफ पाथ को हम देखेंगे तो इसमें भी हमारे पास सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल में x की वैल्यू होती है ut, और यहां से टाइम की वैल्यू हो गई x बाई यू। और अगर हम इसको वर्टिकल में देखें, वर्टिकल में इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब वर्टिकल में तो भैया इनिशियल वेलोसिटी 0, अब इनिशियल वेलोसिटी 0 तो y की वैल्यू हो गई हाफ gt स्क्वायर। क्लियर है? अब t की वैल्यू को हम यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो y की वैल्यू हो गई के एक्स स्क्वायर, जिसमें से कि k की वैल्यू हो गई g बाय 2u स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई कांस्टेंट, और ये जो हमारी इक्वेशन होती है पैराबोला की होती है। तो अल्टीमेटली इस इक्वेशन में ये तो हो गया कांस्टेंट g बाई 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और ये जो g बाई 2u स्क्वायर है, ये जो कांस्टेंट है, इससे हमारे को क्या पता लगा? इससे हमारे को पता लगा कि यार ये जो कांस्टेंट अमाउंट यहां पर जो आई हुई है, ये एक इसमें k को सब्स्टिट्यूट कर रही है, x स्क्वायर से हमारी y की वैल्यू चेंज हो रही है। अल्टीमेटली इक्वेशन ऑफ पैराबोला को ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो कैसी बनेगी? पैराबोलिक बनेगी। तो ये हमारे को यहां से क्लियर हो जाता है कि हमारी जो ट्रेजेक्टरी है वो पैराबोलिक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसके पैराबोला की बात को हम लोग इसको समझ पाए। अब अगला हमारा जो पॉइंट होता है वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। तो इसको हम लोग TF से लिख सकते हैं। और बच्चों देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? बट टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, सीधी सी बात है कि यार ये कितनी देर फ्लाइट में रहा, यानी कि कितनी देर ये हवा में रहा, ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो इसका तरीका होता है वो ये वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी, ये इक्वेशन,
इसी को हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए अब हमें पता है कि y तो रिप्लेस हो जाएगा h से, और इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही थी वर्टिकल में, तो ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ जी टी एफ का स्क्वायर। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा √2h/g, ठीक है। तो आप देखो कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, सो दैट इज इक्वल टू √2h/g, क्लियर है। अब यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हमारे पास जो अगला पोर्शन जो आएगा, तो वो क्या बनता है, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमारे पास आ ही गया, ठीक है। ट्रैजेक्टरी भी हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई, वर्टिकल हो गई। अब इसमें हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे और इसको स्टडी करेंगे। तो अब हमारा अगला पोर्शन क्या बनेगा, वो बनेगा रेंज। क्या बनेगा, रेंज आर। तो क्या होता है ये रेंज, देखो रेंज होता है कि वो कितनी दूर तक गया हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में वो कितनी दूर तक गया, उसी को हमने नाम रेंज दे रखा है। और रेंज क्या होता है भाई, रेंज का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये हो गया u√2h/g एंड दैट इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस रेंज के कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टडी कर पाए, और इसको हमने पढ़ लिया कि यार रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टली वो जितनी दूर तक गया। अब हम इसमें एक बात और पढ़ लेते हैं कि यार इसकी वेलोसिटी किसी भी एक पॉइंट पर कितनी होगी। तो वेलोसिटी का जो पॉइंट होगा, वेलोसिटी का पॉइंट, तो भाई देखो बच्चों, वेलोसिटी तो हमें पता है कि 2D मोशन है तो कंपोनेंट ऐड करने पड़ेंगे, vx² + vy²। अब देखो vx क्या होता है, vx है u, और vy क्या है, वो है gt। तो v की वैल्यू क्या हो गई, √u² + g² t²। ये हो गई वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर और टाइम पर अगर आपको लेनी है तो, ठीक है। इस वेलोसिटी से हम लोग जो है इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर आप पूछेंगे कि सर ये फॉर्मूला कैसे बन गया, आपने ये दोनों वैल्यू रख कैसे ली, तो बेटा मैंने यहां इक्वेशन यूज करी है v = u + gt वाली। अगर मैंने x कंपोनेंट लिया तो x में तो ग्रेविटी लग नहीं रही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन कोई है ही नहीं, तो ये g 0 हो गया। तो vx जो है वो u के इक्वल रहेगा, जो इनिशियल वेलोसिटी थी। और जब मैंने वर्टिकल की बात करी, ठीक है, वर्टिकल की बात करी, तो vy की वैल्यू हो गई gt, क्योंकि जो u है उस केस में वो 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है, वर्टिकल खड़ा हॉरिजॉन्टल पड़ा, सीधी सी बात है, वर्टिकल खड़ा हॉरिजॉन्टल पड़ा, मतलब जो लेटा हुआ है जो नीचे की तरफ है वो आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो पड़ा हुआ प्लेन है, और जो वर्टिकल प्लेन है वो खड़ा हुआ प्लेन है। जैसे कि आपकी दीवारें हैं, तो जितनी भी दीवारें आपकी खड़ी होती है वो सब वर्टिकल प्लेन होता है, और जो भी आपका फर्श है वो सारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो इस तरीके से आप बात को समझ लेना कि वर्टिकल अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं खड़े हुए की बात कर रहा हूं, मैं कि ऊपर से नीचे क्या आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं उस पड़े हुए की, उस लेटे हुए की, या फिर जो हमारा फ्लोर है मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो ये हमारे पास इस तरीके से समझ में आ गया कि यार हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्टाइल है वो बहुत इजी वे से हमने यहां पर स्टडी कर लिया। तो आप लोग बेटा अभी इस पूरी डेरिवेशन का एक स्क्रीनशॉट लो, और उस स्क्रीनशॉट को आप लोग जो है यूटिलाइज करना, और इसको जो है देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस पूरी डेरिवेशन के सारे फॉर्मूले और सारे कॉन्सेप्ट यहीं लिखे हैं, ठीक है। अब इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, मेरे हिसाब से तो आपको किसी भी एक भी विद्यार्थी को इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट अगर फिर भी आती है तो उसके लिए आप लोग एक बार और वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, इस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर लेना, और आपको जो है सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो कई बार क्या होता है कि हम कोई वीडियो जब देखते हैं, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि हमारा उस समय पर कंसंट्रेशन कैसा है। कई बार हो सकता है कि आप वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन साथ में कोई विद्यार्थी या कोई फ्रेंड या कोई घर का सदस्य आपके साथ बातें भी कर रहा है, तो भाई यकीन मान लो उस समय पर जो आप पढ़ोगे ना, वो आपको सिर्फ 50% ही समझ में आने वाला है, तो प्रॉब्लम तो आएंगी। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने वीडियो में एक ही बात आपको गाइड करता हूं कि यार इसको जो है ना बोलना, इस वीडियो के साथ में आप लोग जो भी पढ़ रहे हो
उसको आप लिखो, और लिखो भी कैसे, बोल बोल करके, ठीक है, ताकि आपका कंसंट्रेशन लैप्स बिल्कुल ना हो। किसी भी तरीके से हम कंसंट्रेशन के इश्यू को दूर करना चाहते हैं, हम किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस को हम लोग मिनिमाइज करना चाहते हैं। दैट इज आवर मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब मैं अपने अलग टॉपिक पर बात करता हूं, और अलग वाले टॉपिक पर बात करेंगे। तो अब बात करेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बाद में एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ठीक है। यानी कि अब देखो प्रोजेक्टाइल कौन सा होता है। देखो आपने देखा होगा कि यार ये जो आईपीएल के मैच होते हैं ना, उसमें आपने वो देखा होगा कि जब वो छक्के लगते हैं तो उसके ग्राफ बनाते हैं ऐसे, ये वाली शेप होती है, ये वाली शेप होती है कि नहीं। यानी कि कौन सी शेप, ये ऐसे पिच बना देंगे, ठीक है, ये यहां पर ऐसे ये ग्राउंड है, लेट्स सपोज, ठीक भाई। अगर चौके दिखाने होंगे उनको, तो यहां पर अगर स्टंप है तो ये दिखाएंगे इधर चौका लगा, ऐसे लगा, ये गया, यहां गया, ठीक है। अब ये तो आपके चौके दिख गए, लेकिन इसी में आप लोग छक्के कैसे देखते हो। अब छक्के तो वो तो 3D में आएंगे। तो अगर मान लीजिए बैट्समैन ने इधर पॉइंट पे छक्का मारा, तो वो हम लोग कैसे दिखाएंगे, यहां से बॉल इधर गई तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है ना। अगर उसने इधर छक्का मारा है तो वो ऐसे दिखाएगा, ठीक है ना। अब ये जो यहां से और यहां तक ये जो पूरी उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ये आप कहते हो कि 112 मीटर का छक्का है। ये क्या बोलते हो आप, 112 मीटर का, ठीक है, या 110 मीटर का। यानी कि आप ये मान लो कि ये पिच है, और यहां से बैट्समैन ने इतनी दूरी पर, मान लीजिए ग्राउंड यहां तक है और बैट्समैन ने छक्का मारा, वो इतनी दूर गया। तो यार ये जो इसने दूरी तय करी ना, इसका तो नाम है रेंज, ठीक है, जो वो आप क्रिकेट मैच में देखते हो ग्राफ। और वो जो कितना ऊंचा छक्का गया, 25 मीटर, 22 मीटर, 24 मीटर, तो ये होती है उसकी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और आपने देखा होगा कि यार उस क्रिकेट के जो वो स्कोर होते हैं ना, उनमें आप देखो तो बॉल जितनी ऊंची अगर चली जाएगी तो वो उतनी दूर कम जाएगी। यानी कि अगर हाइट ज्यादा हो गई तो रेंज कम हो जाएगी। इसका मतलब हाइट का और रेंज का एक रिलेशनशिप है। इसको याद रखना, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, और उसको भी हम लोग जो है यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि यार इस बॉल को यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। उसको अपनी मैक्सिमम हाइट गेन करने में कितना समय लगा, तो बोलेंगे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। क्या बोलेंगे, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। और इसी को जब हम लोग ये कहेंगे कि यार ये जो प्रोजेक्टाइल है इसकी शेप क्या है, इसके जो पाथ है वो शेप कैसी है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यार ये जो शेप है ये तो पैराबोला की शेप है, दिख तो हमें गई पैराबोला की शेप है, बट इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। और ये जो लाइन मैंने आपको बताई थी, ये तो मैंने आपको क्रिकेट ग्राउंड बनाया था आपको, ठीक है। और मान लीजिए भैया पिच हमारी इतनी थी, इतनी पिच थी, ठीक है, बैट्समैन ने यहां से छक्का मारा, बॉल इधर जाके गिरी, तो ये सारा का सारा मामला यहां होता है। अच्छा, ये सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं होता है, ये फुटबॉल में भी होता है। फुटबॉल में भी आप देखो भैया, हमारी जो किक होती है वो इसी शेप के पाथ को जो है फॉलो करती है, ठीक है। तो अगर हम लोग आसान भाषा में कहें प्रोजेक्टाइल को, तो यार क्या नाम देंगे बच्चों, बोलो। प्रोजेक्टाइल ऐसा मोशन है जिसमें कि ऑब्जेक्ट को हमने एक बार इनिशियल वेलोसिटी तो दी, फिर उसको सिर्फ ग्रेविटी के अंडर में या ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में उसको मोशन अपना मेंटेन रखने के लिए छोड़ दिया। उसको चलाने वाला कोई भी इंजन उसमें नहीं लगता है, यानी कि प्रोजेक्टाइल में कभी भी इंजन नहीं होगा। आप स्पेस क्राफ्ट को और एयरक्राफ्ट को आप प्रोजेक्टाइल नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे, बंदूक से निकली गोली प्रोजेक्टाइल होगी, तोप से निकला गोला प्रोजेक्टाइल होगा, क्योंकि इनमें जो है कोई भी इंजन नहीं लगा होता है। फुटबॉल में इंजन नहीं होता है, इसलिए उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा गया है, ठीक है। जो क्रिकेट में बैट से बॉल मारी है,
ठीक है, उस बॉल के अंदर कोई इंजन नहीं है, उसको एक बार बैट से मारा, बैट ने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी। अब वो जितनी दूर जाएगी, जितनी ऊंचाई पे जाएगी, वो डिपेंड करता है कि वो किस एंगल से बैट उस पर लगा और कितनी उसके ऊपर इनिशियल वेलोसिटी उसको दी गई। ठीक है, तो ये सारा का सारा हम लोग इसका कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना कि प्रोजेक्टाइल के मोशन में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमेशा कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है, ये बात समझ लेना। हाँ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी घटती बढ़ती रहती है, ये बात याद रखना, लेकिन उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था किसका, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया प्रोजेक्टाइल का। अब मैं इससे आगे बात करता हूं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन को लेकर के। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं यार, इजाजत हो दो, है ना, पी ले, ठीक है। तो अब जो है एंगुलर प्रोजेक्टाइल पर बात कर लेते हैं। चलो भैया, एंगुलर प्रोजेक्टाइल चलिएगा, कैसे होगा यहां से। अब इसको हमने ऐसे इनिशियल वेलोसिटी दी यहां पर थीटा एंगल से, तो यार ये जाएगा कैसे, ऐसे जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी u थी। अब अगर ये वाली u थी वेलोसिटी, तो यार इसके तो कंपोनेंट बनेंगे, इधर हो जाएगा कॉस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के साथ u cos थीटा, और ये हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जो इसका मैक्सिमम हाइट होगा, यानी कि जो इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई जो ये प्रोजेक्टाइल गेन कर पाएगा, या जितनी ज्यादा मैक्सिमम हाइट पर ये पहुंच पाएगा, उसके बाद यहां पर पहुंचने के बाद इसके पास सिर्फ कॉस कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, साइन का कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाता है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये जो है मैक्सिमम हाइट पे ये हो जाएगा 0, और फिर इसके बाद यहां पर जब ये आएगा तो इसको जिस वेलोसिटी से लॉन्च किया गया था, ये फाइनल वेलोसिटी भी उतनी ही आएगी। सो दिस इज v cos एंड दिस इज v sin। ठीक है, यहां से इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट तक ये कितनी दूर गया, इसको हमने नाम रख दिया रेंज। ठीक है, तो हो गया है कॉन्सेप्ट। अब अगर ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या पढ़ना है कि यार इसकी जो पाथ की शेप है वो कैसी है, जिसको कि हम लोग ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रैजेक्टरी पे। तो आवर फर्स्ट पोर्शन इज शेप ऑफ पाथ, दैट इज ट्रैजेक्टरी। इसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होगी, ट्रैजेक्टरी का मतलब शेप ऑफ पाथ फॉलोड, पाथ फॉलोड। ओके, तो x की वैल्यू क्या होगी, u cos थीटा इंटू टी। सो x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, और यहां से t की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन u cos थीटा। तो किसी भी टाइम t पर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पहुंचेगा वो डिपेंड करता है कि उसका कॉस कंपोनेंट क्या है। देखो, अगर कॉस कंपोनेंट ज्यादा बड़ा होगा तो उसको समय कम लगेगा एक्स कवर करने में, और अगर ये कंपोनेंट छोटा होगा तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। यानी कि ये आपको टाइम के साथ रिलेट करेगा, ये वाला कंपोनेंट जो यहां पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इस कंपोनेंट का रोल है कि ये कितना कम और ज्यादा है, और ये कम और ज्यादा दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में दो है, एक तो एंगल है और एक इनिशियल वेलोसिटी है। यानी कि एंगल का भी रोल है। अगर एंगल बड़ा हो गया तो भाई सीधी सी बात है कि भाई cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एंगल अगर बड़ा होता जाएगा तो इसका मतलब वो कम दूर पे जाएगा, ऊंचा ज्यादा उठ जाएगा, वर्टिकल में चला जाएगा। क्योंकि मैंने आपको समझाई है दो बातें, वर्टिकल खड़ा और हॉरिजॉन्टल पड़ा। तो अगर आपने इसका एंगल बढ़ा दिया तो ये सीधा सा है ऊपर चला जाएगा, वर्टिकल हाइट ज्यादा गेन कर लेगा। लेकिन अगर ये एंगल जितना छोटा होगा, और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब पता लगा कि आप इसको 0 ही कर रहे हो तो
ये सिर्फ 1D हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये वाला एंगल का रोल है, समझ आ गया। नेक्स्ट अब हमारा आता है वर्टिकल में, क्योंकि ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल का पार्ट, सो दैट इज अवर हॉरिजॉन्टल। अब सेकंड आ गया हमारा वर्टिकल। अब वर्टिकल प्रोजेक्शन इसकी कैसी है, ट्रेजेक्टरी कैसी होगी वर्टिकल पे। अब वर्टिकल में हम लोग y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को यूज करेंगे। ठीक है, अब u तो कौन सा है यहां पर, वर्टिकल ऊपर कौन सा कंपोनेंट लेके जाएगा, साइन कंपोनेंट, तो u साइन थीटा और t की वैल्यू हो गई ये x अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ g और t यहां से लिख दो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये हो गया भैया टेन थीटा इंटू एक्स। टेन थीटा कैसे बन गया, u से u कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस 10 हो गया, x एज इट इज। और यहां से अगर हम देखें तो g अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर से, जो कि किस चीज की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये होती है इक्वेशन पैराबोला की। ठीक है, अगर ये इक्वेशन पैराबोला है तो इसका मतलब ये इसके कंपैरेटिव है, क्यों, x तो ये हो गया, a 10 हो गया, b ये पूरी वैल्यू हो गई और x स्क्वायर, इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है, पैराबोला की। अगर ये इक्वेशन पैराबोला है तो इसका मतलब जो ट्रेजेक्टरी है वो क्या है, पैराबोला है। ट्रेजेक्टरी क्या होता है, पाथ और उसकी शेप। ठीक है, तो जो शेप होगा उसको हम लोग ट्रेजेक्टरी बोलेंगे, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर पाएंगे और इस इक्वेशन से हम लोग इसको एनालिसिस कर पाते हैं कि ये पैराबोला क्यों है। सो दिस इज द मैथमेटिकल एस्पेक्ट, इसके ऊपर फोकस करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में और जेई के और नीट के क्वेश्चन में इस इक्वेशन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये इक्वेशन सिर्फ इतनी नहीं है, अगर आप सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू पे देखोगे तो ये इक्वेशन आपने ड्राइव कर दी और रख दी, लेकिन जितने भी हमारे नीट के, जेई के या उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वहां पर इसको हम लोग बहुत ज्यादा सा यूज करते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अच्छा, इसको यार अगर मान लो, अब एक बात सोचो, यहां से अगर मेरा जो थीटा एंगल है ये तो कांस्टेंट है, इसको तो आप बदल नहीं सकते भाई। बैट से अगर बॉल आपने मार दी और जितने एंगल पे मारी, तो अब आप ऐसा थोड़ी है कि उसके एंगल को बदल दोगे, वो तो कांस्टेंट होगा। तो प्रोजेक्टाइल में आपने उसका जो एंगल आप एक बार फिक्स कर दोगे ना, वो आप दोबारा चेंज नहीं कर पाओगे। तो उससे उसके जो साइन और कॉस कंपोनेंट है वो भी कांस्टेंट होते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दूं, इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो देखो कैसे होगा, करके देखते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है जो अब अगला लिखना जा रहा हूं, और ना ही ये कॉन्सेप्ट आपकी स्टैंडर्डाइज बुक में। इसको समझना, ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा। अब ये हो गया एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, कर देते हैं, सॉरी साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, साइन थीटा से मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया क्योंकि मेरा ये कंपोनेंट कांस्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल मैंने डाल दिया। अब इसमें देखो ये कॉस स्क्वायर है, इस स्क्वायर को मैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन गया क्या नहीं, और ये बन गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब इसको देखो एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा, ये बन चुका है बिल्कुल। और यहां से आप इसको देखो तो ये बन चुका है टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये बन गया जी अपॉन टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है,
या आपने अगर प्रोजेक्टाइल को पढ़ा है तो आप एक बात समझ जाओगे कि मैं पहले लिख देता हूं कि जो हमारा रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है 2u² अपॉन जी साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं इसका 1/r करूंगा तो यार ये हो जाएगा g अपॉन 2u² साइन थीटा कॉस थीटा। सही बात है। अब आप कहोगे सर ये कहां से आ गया? देखो अभी के लिए सिर्फ 5 मिनट के लिए आप इसको याद कर लो कि रेंज का फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक आगे चलेगा मैं इसको प्रूव भी करूंगा। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक आएगा प्रोजेक्टाइल में, रेंज ये होती है। अभी इसको आप याद रख लो कि ये फॉर्मूला होता है रेंज का, और 1/r का फॉर्मूला होता है ये। इस फॉर्मूले को और इसको कंपेयर करो, g अपॉन 2u² साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब तो ये क्या बन गया? रेंज बन गया, r बन गया। तो इसको अगर मैं यहां से x tan थीटा माइनस x² tan थीटा अपॉन में r लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो यार ये क्वेश्चन अब कितना सिंप्लीफाई हो गया। इधर ध्यान दे रहे तू भी, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, काम आएगा तेरे भी। तो ये हो गया x tan थीटा माइनस x² tan थीटा बाय r। अब यहां से हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और ये बन गया x tan थीटा, मैंने कॉमन ले दिया, 1 माइनस यहां रह गया x/r। ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? ट्राजेक्टरी का फॉर्मूला बन गया ये हमारा। ठीक है, और ये ट्राजेक्टरी का जो फॉर्मूला है जो इतना आसान बन गया, x tan थीटा 1 माइनस x/r। भाई साहब आपके कोई भी फॉर्मूला है, अगर आपको ये पता लग जाए कि हमारी x की वैल्यू क्या है, एंगल कितना है और दूरी कितनी है, आप वहां से y को निकाल पाओगे। और इवन इसी फॉर्मूले से आप रेंज को भी कैलकुलेट करते हो, y अपॉन x tan थीटा प्लस 1 और मल्टीप्लाई x कर दोगे, रीअरेंज कर दो इक्वेशन को, आप उस फॉर्मूले से रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक एंट्रेंस पॉइंट से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने का इस फॉर्मूले का ये सिंप्लीफाइड वर्जन क्रिएट कर लिया हमने। बहुत काम आएगा आपके न्यूमेरिकल्स में इसको। ठीक है, ये बन गया हमारे पास प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, अब ट्रैजेक्टरी तो हो गई, अब हमें इसके 3 पॉइंट और ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि उसको अपनी मैक्सिमम ऊंचाई कितनी गया, वो उस ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगा, कितनी देर हवा में रहा और कितनी वो दूर गया। 4 बातें अब हमने इसमें और देखनी है। तो उनको स्टडी करते हैं, तो पढ़ाई करते हैं, तो आप लोग जो है भाई एक बार इसको लिखो, और लिखते हुए आप लोग समझ जाओगे कि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चलो हटा देता हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई और इसको याद रखना। चलो अब यहां से इसको हमने दिया हटा, और ये रेंज भी है। ठीक है, सिर्फ इतना ही हटाएंगे क्योंकि पूरी डेरिवेशन हम एक बार में ही रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरीके से, पॉइंट हमारे मिस नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो होगा वो होगा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इसको बोलते हैं HM, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई तक जा पाया, कितनी ऊंचाई पर वो जा पाएगा, कैसे पता लगेगा, कौन सा कंपोनेंट है जो इसको सबसे ऊपर लेके जा रहा है, कॉस साइन कंपोनेंट है। ठीक है, कॉस कंपोनेंट इसको हॉरिजॉन्टली लेके जा रहा है। तो यार फॉर्मूला लगा दो v² माइनस u² माइनस 2g HM, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो g नेगेटिव हो जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो फाइनल कंपोनेंट 0 और ये हो जाएगा माइनस u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 2g, और ये हो गई इसकी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, जिसको आप लोग u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लिख सकते हो। ये आपको क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी इस फॉर्मूले से। क्लियर? ठीक है, अब इसी में हम लोग अगला हमारा पॉइंट होगा कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो TM बोल देंगे। अब वहां तक इसको कितना समय लगेगा, जितना इसका साइन कंपोनेंट है,
कौन सी इक्वेशन यूज होगी? v इज इक्वल टू यू और ऊपर जा रहा है माइनस जी टी एम। ओके, फाइनल तो ऊपर जीरो ही होगा, तो माइनस यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस जी, और ये किसके बराबर है? टी एम के बराबर। तो भैया टी एम की वैल्यू हो गई यू साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर? और इतना समय जब लगा है ऊपर तक जाने में, तो आप देखो ये सिर्फ साइन कंपोनेंट डिपेंडेंट है। अब इसका लगेगा, अगला पॉइंट होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टी एफ। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे लिए बताता है कि वो कितनी देर हवा में रहा, ठीक है, यानी कि कितनी देर वो फ्लाइट में रहा। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो टी एम का डबल होता है। क्यों? क्योंकि जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। तो भाई अगर इस प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां तक आने में इतना समय लगा टी एम, तो उतना ही समय इसको ऊपर से नीचे जाने में लगेगा। तो यानी कि यहां पर जब ये मैक्सिमम हाइट पे होता है ना, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बड़े बनते हैं इस पे कि यहां तक इसका जो टाइम होगा ना वो हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका मतलब ये इसका ट्वाइस हो गया, तो ये हो गया 2u साइन थीटा बाई जी। ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर? नेक्स्ट आएगा हमारा अगला पोर्शन, वो होगा रेंज का। सो दैट इज आर। रेंज क्या होता है? अब देखो भाई, रेंज होता है कि वो कितनी दूर गया। क्या? हॉरिजॉन्टली वो कितनी दूर गया। हॉरिजॉन्टली कितनी दूर गया से मेरा मतलब होता है कि हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर हॉरिजॉन्टली। यानी कि आपने देखा होगा 26 जनवरी के परेड में कि ये हिंदुस्तान ने एक मिसाइल बनाई है भाई, ठीक है, और इस मिसाइल की मारक क्षमता 20 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। तो वो जो मारक क्षमता होती है ना, दैट इज रेंज, कि कितनी दूर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहें तो वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? अब आपको पता है रेंज इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी के तो यहां दो कंपोनेंट है, कॉस और एक साइन है। यहां इसको दूर लेके जाना है तो कौन सा कंपोनेंट लेके जाएगा? कॉस। और कितना टाइम होगा? जितनी देर ये हवा में रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आर का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दो, यू कॉस थीटा इंटू टी एफ। बहुत आसान है। तो अगर आर का फॉर्मूला हो गया यू कॉस थीटा इंटू टी एफ, तो टी एफ की वैल्यू यहां से डाल दो, तो यू स्क्वेयर अपॉन जी, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। और भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा यू स्क्वेयर अपॉन जी और साइन 2 थीटा आर, ठीक है। और अगर ये रेंज इतनी बन गई तो एक बात याद रखना, मैक्सिमम रेंज कहां होगी? मैक्सिमम रेंज होगी जब साइन 2 थीटा 1 होगा। और साइन 2 थीटा 1 कब होगा? जब 2 थीटा 90 होगा। और 2 थीटा 90 कब होगा? जब थीटा 45 होगा। एक बात याद रखना कि थीटा 45 पर रेंज मैक्सिमम होती है, और वो होती है यू स्क्वेयर बाय जी। सो दैट इज अवर प्रोजेक्टाइल पार्ट। बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही डिटेल में हर एक पॉइंट को मैंने इसके कवर करा है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो मैंने छोड़ा हो, और पूरी डेरिवेशन आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है भाई। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, और इसको साथ में आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। पॉज कर लेना वीडियो को, ठीक है, और अपनी नोटबुक आपके सामने हो, पेन आपके हाथ में हो, और सारा लिखो। देखो भाई, मेरे चैनल पे, इस वाले चैनल पे मैं गारंटी दे रहा हूं, पूरा सीबीएसई, पूरा नीट और जेईई मेंस, सारा सिलेबस एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज फॉर्म में मिलेगा एक समय पर पूरा। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो मैंने नहीं पढ़ा रखा, और साथ में उसके पीवाईक्यू का सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस बात का बेनिफिट लेना आपका स्किल है। कैसे ले पाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? अगर आपने इन चैनल के वीडियो को एंटरटेनमेंट वे से देखा कि खाना खा रहे हो, फोन सामने रख लिया, हाँ, 4 दोस्त बैठ रहे हो, देख लिया, या आपका कल सुबह पेपर है और आप मेरा वीडियो खोल के बैठ गए,
तो भाई ऐसी अवस्था में तो मत देखना, सीधी बात, क्योंकि उसमें मेरी मेहनत का अपमान कर रहे हो तुम। तो मैं नहीं चाहता कि यार मेरी इतने हार्ड वर्क को तुम लोग यूं ही बर्बाद करो। पढ़ने का तरीका एक है बहुत बढ़िया, जितना पढ़ा रहा हूं कंसंट्रेट करके, फुल स्क्रीन लगा करके, हेडफोन लगा करके, और नोटबुक आपके सामने हो। और अगर टॉपिक में कंफ्यूजन है या कोई पॉइंट आपका स्किप हो गया तो दो बात हो सकती है, एक तो वीडियो को ना थोड़ा आप स्लो मोशन में देख सकते हो, या उसको दोबारा से देख सकते हो, तो बात आपको क्लियर हो जाएगी। इवन देन अगर कोई छोटा मोटा कंफ्यूजन है या कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया और मैं उसको एलोबरेट नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं कि आपका कौन सा मैथ्स का पॉइंट कम। अब देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो रही है। अगर मान लो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के साइन नहीं पता तो आपको कंफ्यूजन होगी। अगर आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में ग्रेविटी के साइन नहीं पता तो कंफ्यूजन होगी। आपको कंपोनेंट बनाने नहीं आते तो कंफ्यूजन होगी। आपको अगर ये नहीं पता कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन होते कौन से हैं तो कंफ्यूजन होगी। तो कंफ्यूजन होने के बहुत सारे मल्टीपल रीजन हैं। तो आपको किस पॉइंट पर कंफ्यूजन है वो आप साफ तौर पर कमेंट्स में जाके लिखो, ठीक है। ये गाली गलौज तो करना मत यार, ठीक है। कभी कुछ भी लिख दो, लिख भी सकते हो कोई, क्योंकि मैंने दुनिया के साथ होते देखा है, तो भाई अपन कौन सा नहीं है, यहाँ पर लोग तो हर प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर पढ़ना चाहोगे ना तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हें फिजिक्स के लिए दुनिया में कहीं पर भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो 1000 रुपए का। मैं कह रहा हूं तुम्हारे 1000 भी बचेंगे, सारा सिलेबस यहाँ कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, एंजॉय, और अगले वीडियो में बात करूंगा। और अगला वीडियो प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल पे आएगा और बहुत तगड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा उसमें। जेई के पीवाईक्यू होंगे और नीट के होंगे, और एनईपी के अकॉर्डिंग जो नए क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपके 11th में पूछे जा सकते हैं उनका। तो अगला वीडियो प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे उसमें, उसको जरूर देखना। एंजॉय, हैव अ गुड डे।